अच्छा, हम बात कर रहे थे इंटीग्रल कंट्रोल की। अच्छा, अब इंटीग्रल कंट्रोल और प्रोपोर्शनल कंट्रोल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हेन वी अप्लाई द इंटीग्रल कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो आप ये जरा देखें, अगर इन दोनों सिस्टम्स में, इन दोनों प्रीवियस वन और दिस वन में आप लोग कंपैरिजन कर सकें कि वहां पर क्या हो रहा था जब हमारी सिस्टम की एरर जो था वो हमारे पास जीरो हो रहा था, तो हमारे पास जो आउटपुट थी कंट्रोलर की वो भी हमारे पास क्या हो रही थी, जीरो। लेकिन यहाँ पे इन दिस केस, इन द केस ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर, जब हमारे पास एरर सिग्नल जीरो जा रहा है लेकिन फिर भी हमारे पास सिस्टम की नहीं, सॉरी, कंट्रोलर की आउटपुट जो है वो जीरो नहीं है, उसकी आउटपुट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, यूटी हमारे पास क्या है, इस कंट्रोलर की आउटपुट। अगर हमारे पास इस सिस्टम में एरर जीरो भी चला जाता है तो तब भी हमारे इस कंट्रोलर में वैल्यू अवेलेबल है। उस कंट्रोलर, जो वो कंट्रोलर है, वो हमारे पास क्या दे रहा है, नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इन द इंटीग्रल कंट्रोल ऑफ प्लांट द कंट्रोल सिग्नल ut has non-zero value when the actuating error signal has zero value। जब इस सिग्नल की वैल्यू जीरो हो रही है तब भी हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू अवेलेबल है एट द आउटपुट ऑफ कंट्रोलर। अच्छा, अब इसका भी सेम वैसे ही मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये सिस्टम में सेम वही ब्लॉक डायग्राम उसमें रिप्लेस कर दें, अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की जगह पे इंटीग्रल कंट्रोलर को, और अपने सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर निकालें। लेट्स से मैसेज में से कांटेक्ट किया, तुम्हारा नाम भी भूल गया। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग करते हैं, पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने निकाला था वैसे ही सेम वही प्रोसीजर के एरर की वैल्यू क्या होती है, ई ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस माइनस, सॉरी हमेशा मैं इसको सी एस आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। अगर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ एस देखेंगे, ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, ये क्या आ जाएगा, आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, तो ये आ जाएगा वन माइनस सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस। अच्छा, अब हमने ये, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये लास्ट हम लोगों ने सारा इसको परफॉर्म कर लिया है कि ये जो अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें सी ऑफ एस आर ऑफ एस की वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर वन प्लस जी ऑफ एस। अच्छा, अब हम लोगों ने इसमें पुट कर देनी है जी ऑफ एस की वैल्यू, वो क्या आएगी हमारे पास, वन प्लस वो हमारे पास क्या है, के ओवर एस टी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था, के एस। ठीक है ना, वो कंट्रोलर की जो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, कंट्रोलर की एक तो हमारे पास आ रही है कंट्रोलर, और दूसरी तरफ हमारे पास वो प्लांट का फंक्शन है वन ओवर टी एस प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या है, के ओवर एस, तो ये दोनों कैस्केड में है तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये डायरेक्टली लिखी हुई है, इसको देख लें। इसका मतलब ये है कि ई ऑफ एस आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आ रही है, एस टी एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस टी एस प्लस वन प्लस के। अच्छा, ये आ गया। अब हम यहाँ पर अगर आर ऑफ एस की वैल्यू जो इनपुट अप्लाई की है वो हम लोग पुट कर दें, वो स्टेप इनपुट ले लें, मतलब ई ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर चली जाए एस टी एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस टी एस प्लस वन प्लस के, और यहाँ पर हमारे पास जब आर ऑफ एस साथ में मल्टीप्लाई होगा उसकी जगह पर हम लोग उसका फंक्शन लिख दें जो कि स्टेप इनपुट का क्या होता है, वन ओवर एस। अब ये देखेंगे कि ये वाला फंक्शन, अच्छा इसको भी ऐसे रहना, अभी कट डाउन नहीं करें चीजों को, अभी इसको ऐसे रहने दें। अब हम लोग जब ई एस एस लिखेंगे, इसका स्टेडी स्टेट एरर, वो क्या होता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस मल्टीप्लाई बाय ई एस। अच्छा, ये वाला जिस फॉर्मूले का s है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स s स्केयर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, s स्केयर, और साथ में टी एस प्लस वन डिवाइडेड बाय ये वाला जो फंक्शन था उसको उसने थोड़ा सा वो करके लिख दिया, कट डाउन करके लिख दिया, टी एस स्केयर प्लस के, और ये वन ओवर एस वैसे ही आ जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि जब इसमें s की वैल्यू पुट करेंगे, हम उसकी लिमिट s को 0 पुट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे ये 0 0 सिर्फ यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे चूंकि ये सारों के साथ s मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारे का सारा क्या रह जाएगा, 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0। नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अपने सिस्टम में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को रिप्लेस करके इंटीग्रल कंट्रोलर को इंसर्ट करें और उसमें हम लोग उसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करें, 4 स्टेप इनपुट, और मतलब उस पर स्टेप इनपुट अप्लाई करें और उसका स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करें, तो हम ये देखेंगे मैथमेटिकली कि हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर स्टेप इनपुट के केस में अगर हम लोगों ने इंटीग्रल कंट्रोलर यूज किया है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 की इक्वल आ रही है। मतलब अब हमारे पास इंटीग्रल कंट्रोलर को यूज करने से सिस्टम की इम्प्रूवमेंट आई। वो क्या इम्प्रूवमेंट आई कि हमारे पास उस सिस्टम में उसका जो ऑफसेट था, या उसको स्टेडी स्टेट एरर कह लें या फिर ऑफसेट कह लें, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। यही जब हम लोगों ने उसके लिए कैलकुलेट किया सिर्फ अकेला प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन यूज करने से, तो उसके लिए क्या वैल्यू आ रही थी, 1/k+1। अच्छा, आगे हम लोग थोड़ा सा ये सारी चीज तकरीबन इसी से रिलेटेड है कि हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के टास्क दिए हुए हैं ब्लॉक डायग्राम में, और उसमें हम लोगों ने अपना प्रोपोर्शनल कंट्रोल निकालना है या इंटीग्रल कंट्रोल। अब सपोज करें ये इक्वेशन है, ये ब्लॉक डायग्राम है, थोड़ी सी ये चेंज है, इसमें क्या चेंजिंग है, अगर इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इस ब्लॉक डायग्राम ने ये आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग में कि अगर सपोज करें कि एक अलग से अगर एक सिस्टम स्मूथली चल रहा है और एकदम से उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, तो ये बेसिकली जो फंक्शन है ये किसको शो कर रहा है, डिस्टरबेंस को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है हम उसको कह रहे हैं कि वो टार्क डिस्टरबेंस है। जो जो हमारे पास डिस्टरबेंस का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली टास्क। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जब इस तरह से आ जाए ना कि दो इनपुट आ रही हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस आर ऑफ एस को 0 कर देंगे। अब हम लोगों ने जो आउटपुट का फंक्शन है इसका एनालिसिस करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस डी फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वो जो डिस्टर्बेंस है वो भी एज ए इनपुट इंप्लीमेंट कर रही है। तो हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे एक्सरसाइज में भी, तो ये देखा होगा कि हम लोगों ने उसमें आर की वैल्यू को 0 करेंगे, एक बार डी इंप्लीमेंट करेंगे, फिर डी की वैल्यू को 0, और फिर उनका कलेक्टिवली एक ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम में एनालिसिस कर रहे हैं इस कंट्रोल आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टर्बेंस। तुम्हें वो अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग, अगर हम लोगों ने इसमें, मैं अगर आप लोगों को ये टास्क दूं, बल्कि मैं आप लोगों को ये टास्क देती हूँ अभी अभी जल्दी जल्दी से मुझे आप लोगों ने बताना है, क्योंकि आप लोगों ने इस पर काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। अगर हम इसमें इनपुट को 0 कर दें आर को, और इस ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग चेंज करें, और हम लोगों ने फंक्शन फाइंड आउट करना है सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये लिखी हुई है लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया ये इसकी मुझे बताएंगे कैसे आएगा ये। जी, कौन बताएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स। यस सर, यस मैम आ रही है। हाँ जी, मुझे बताएं कि इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उसको हम लोगों ने सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे। मैम इसका क्लोज लूप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। वो तो बन जाएगी, लेकिन इसकी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, वो कैसे करेंगे। मैम हम ये जो इनपुट आर है ना, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इसको दूर 0 के इक्वल पुट कर दें, इसको एलिमिनेट कर दें,
यस मैम। तो इसके जो और ये फीड जो फॉरवर्ड फंक्शन आएगा वो कौन सा आएगा? फीड 1/s, यस ये मैम वाला आ जे जाएगा 1/s js प्लस b। यस मैम। और इसकी फीडबैक में क्या आ रहा है हमारे पास? ये केपी है। kp आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आती है इक्वेशन? हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है फॉर क्लोज लूप? यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या फॉर्मूला होता है? जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस 1 प्लस एच ई ऑफ ऑफ एस। एस एच ऑफ तो एस। जी ऑफ एस क्या फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास? जो फीड फॉरवर्ड, जी ऑफ एस याद रखना है हमेशा, हमारे पास क्या होता है? फीड फॉरवर्ड फंक्शन होता है। और एच ऑफ एस क्या होता है? फीडबैक। अच्छा, इसकी फीडबैक क्या वैल्यू है? 1/s जे जे एस प्लस एस बी। प्लस ई। और ये क्या है? 1/1, सॉरी 1/, नहीं, 1 प्लस एस जे एस प्लस बी। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है साथ में? फीडबैक केपी फंक्शन हमारे पास क्या है? केपी। केपी, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे एनालिसिस, क्योंकि हम लोगों ने ये सी ऑफ एस को विद रिस्पेक्ट टू डी फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने आर को 0 ले लेना है और हम लोगों ने ये देख लेना है कि हमारी ब्लॉक डायग्राम कैसे मॉडिफाई होगी। मीन्स के इसके फॉरवर्ड ब्लॉक कौन सा होगा और उसका फीडबैक फंक्शन क्या होगा, ठीक है। अब ये हम लोग इस सिस्टम की आउटपुट निकाल ली। अच्छा, अगर हम लोगों ने इस सिस्टम में एरर निकालना है, ये अभी थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि पीछे से आप लोगों ने क्या समझा है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे फाइंड आउट करना है इस फंक्शन में ई ऑफ एस, तो कौन बताएगा मुझे इसमें कैसे पता चल रहा है कि ई ऑफ एस क्या है? ई ऑफ एस क्या है इस सिस्टम में? जैसे ब्लॉक डायग्राम है एज इट इज मुझे बता दो कि क्या ब्लॉक डायग्राम क्या बता रही है कि ई ऑफ एस की वैल्यू कैसे आएगी। ये बहुत अभी मैं पीछे रिपीट करके आई हूँ 4 से 5 दफा। सिर्फ इस ब्लॉक डायग्राम पे फोकस करें और यहीं से बता दें। यहाँ पे कोई वो मुझे नहीं, ये इसमें नहीं है आप लोगों को कि 0 बताएं या क्या बताएं, मुझे जस्ट यहाँ से देख के ये बता दें कि एरर सिग्नल किसके इक्वल है। मैम ये है आर एस। अभी ये कितनी दफा ये चीज रिपीट की है? यस मैम। ई ऑफ एस किसके इक्वल है? आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। अच्छा, अब हमारे पास इस सिस्टम में हमने क्या सपोज किया हुआ है? आर ऑफ एस की क्या वैल्यू ली है? आर ऑफ एस क्या लिया हमने इस केस में? मैम 0। 0, ओके, गुड। तो ये क्या हो गया? 0 लिख दिया। अब अगर इसका हम लोग एनालिसिस करें इस ई ऑफ एस को विद रिस्पेक्ट टू इनपुट जो कि डी है हमारे पास, तो ये एरर सिग्नल किसके इक्वल आ गया? ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी ऑफ एस किसके इक्वल आ गया? माइनस सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी एस। इसका क्या मतलब है? सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी ऑफ एस की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब उसी वैल्यू के साथ अगर माइनस साइन को ऐड कर देंगे तो वो इस सिस्टम का क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगी। एरर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। यहाँ पे जो इनपुट है वो आर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसका जो एनालिसिस कर रहे हैं इस आउटपुट का, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस टार्क डिस्टरबेंस। और इसी तरह ही इस एरर सिग्नल का एनालिसिस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टार्क डिस्टरबेंस। इस चीज को माइंड में रखना है, इसीलिए हम लोगों ने इस इनपुट को किसके इक्वल पुट किया? 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस, इसकी वैल्यू क्या आ गई? सिर्फ इसमें माइनस फंक्शन ऐड करेंगे, बाकी सारा फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस वाला है। ये क्या आ जाएगा? जे एस स्केयर प्लस बी एस प्लस के पी। अब इसमें से हम लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, ई एस एस। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग डी ऑफ एस को यहाँ से निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब उसने कहा है कि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है ना ds टार्क डिस्टर्बेंस है, लेकिन वो स्टेप टार्क है। स्टेप टार्क का क्या मतलब है कि टार्क की वैल्यू होगी td, और जब अगर स्टेप फंक्शन है तो इस साथ में क्या हो रहा होगा 1/s से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दैट्स मीन कि यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे js² प्लस bs प्लस kp, साथ में ये माइनस साइन जो हमारे पास आ रहा है, और ds की वैल्यू क्या लिख देनी है td डिवाइडेड बाय स्टेप टार्क। क्या आ रहा है? स्टेप टार्क, क्योंकि डिस्टर्बेंस हमारे पास क्या है? स्टेप डिस्टर्बेंस टार्क है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ESS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालना है? वही सेम फॉर्मूला, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाई बाय s मल्टीप्लाई बाय E ऑफ s। तो s की वैल्यू यहाँ पर इसमें ये जस्ट वैल्यूज को पुट करना है हम लोगों ने। s ये फॉर्मूला वाला आ रहा है। अच्छा, अब इस s से ये वाला s कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग s की वैल्यू को पुट करें 0, ये वाली फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -TD डिवाइडेड बाय KP। इसका मतलब ये है at steady state the proportional controller provides the torque -TD which is equal in magnitude but opposite in sign to the disturbance torque TD। ठीक है, द स्टेडी स्टेट आउटपुट ड्यू टू द स्टेप डिस्टर्बेंस टार्क। इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं और उसमें हम लोग इसमें हमारे पास आ गई एक डिस्टर्बेंस जो कि टार्क की वजह से है, तो उस केस में हमारा स्टेडी स्टेट एरर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। उसमें भी हमारे पास क्या वैल्यू होगी? हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर की -TD डिवाइडेड बाय KP। जब हम लोगों ने, आप लोगों को याद है अभी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए स्टेडी स्टेट एरर निकाला है, तो उसमें भी हमारे पास कोई ना कोई एरर था। मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो चाहे हमारे पास डिस्टर्बेंस नॉर्मल है या कोई अचानक से एक स्टेप डिस्टर्बेंस, एक टार्क डिस्टर्बेंस आ गई है, तो उस केस में भी हमारा ये एरर को क्या करता है? 0 के इक्वल नहीं करता। उस केस में भी हमारे पास जो एरर है उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, उसमें हमारे पास एरर 0 नहीं होगा। अच्छा, एंड वाली लाइन क्या है? अच्छा, अगर हम लोग ये देखें कि अगर स्टेडी स्टेट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द गेन वैल्यू एंड इंक्रीजिंग दिस वैल्यू, मतलब ये इन दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो ES की वैल्यू हमारे पास क्या है? -TD डिवाइडेड बाय KP। तो ऑब्वियसली अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर कम करना है तो KP को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन अगर KP को इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट मोर ऑसिलेशंस आ जाएंगी सिस्टम में, ऑसिलेटरी हो जाएगा। मतलब स्टेडी स्टेट एरर को कम करने के लिए हमें KP की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग KP की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सिस्टम में क्या आनी शुरू हो जाएंगी? ऑसिलेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस इज द रिस्पॉन्स। अच्छा, ये पेपर में इसको ये नहीं समझना कि ये चीज आ नहीं सकती है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं, या अल्टीमेटली अगर टार्क डिस्टर्बेंस आ रही है उसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाया हुआ है तो हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा। अच्छा, आगे सेम वही है और उसमें हमारे पास है रिस्पॉन्स टू द, ये इसकी मैं ऊपर वाली हेडिंग आप लोगों को बता दूं ताकि इस रिस्पॉन्स टू टार्क डिस्टर्बेंस, सेम वही टार्क डिस्टर्बेंस हमारे सिस्टम में। लेकिन अब हम लोगों ने ये देखना है कि पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ KP को यूज किया था। यहाँ पे दो तरह की चीजें, या तो हम लोग सिर्फ इंटीग्रल कंट्रोलर को यूज कर लेंगे। देखो पहले हमारे पास क्या था? सिर्फ KP। अब यहाँ पे कंट्रोलर की जगह पे उसने इंटीग्रल कंट्रोलर यूज कर दिया है। और अगर दूसरा सर्किट देखें तो इसमें इसने क्या किया हुआ है? इसमें इसने प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल दोनों को यूज किया हुआ है। ये जो फंक्शन होता है ना KP 1+1 डिवाइडेड बाई TAS, ठीक है, ये KP जो है प्रोपोर्शनल के लिए, ये इन दोनों को इकट्ठा, मतलब ये इसकी अगर हम इस सर्किट डायग्राम की बात करेंगे, दिस इज द प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल है, और ये हमारे पास क्या है? इट इज जस्ट इंटीग्रल। अच्छा, अब ये जो TI है अभी तक हम लोगों ने इसकी बात नहीं की, ये आप लोगों ने बस ब्रेन में रख लेना कि ये इसका टाइम है, TI टाइम ड्यूरेशन है। और ये जो 1/s का फंक्शन है ये किसके लिए? इंटीग्रल के लिए है। अच्छा, अब अगर हम लोग इस केस में हम लोग इसका C ऑफ S डिवाइडेड बाई D ऑफ S निकालें
तो ये बहुत इजीली सेम वैसे ही इसका जो जी ऑफ एस होगा वो क्या होगा 1/s मल्टीप्लाई बाय जी एस प्लस बी। और उसके फीडबैक में क्या आ रहा है के पी 1 प्लस 1/TAS। तो उसका जब हम लोग आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन सी ऑफ एस डी एस, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम लोग बहुत दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अच्छा, अब मुझे बताना है दोबारा से प्रैक्टिस क्या की थी उसको, बस मैं एक दफा पॉइंट रिपीट करूंगी। अब आगे नेक्स्ट जब भी मैं आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोगों को बताना है ई ऑफ एस एरर क्या है, आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। अगर एरर को हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो टास्क डिस्टर्बेंस इनपुट आ रही है वो हमारे पास क्या आएगी डी ऑफ एस, और हमारे पास आर ऑफ एस इस केस में 0 है। इसका मतलब ये है कि ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी ऑफ एस किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये डी ऑफ एस है माइनस सी ऑफ एस डी ऑफ एस। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जस्ट यही वाला सारा फंक्शन, लेकिन साथ में क्या हो रहा है माइनस साइन आ रहा है, बी एस स्क्वायर प्लस के पी एस प्लस के पी डिवाइडेड बाई टी आई। और जब डी एस टार्क डिस्टर्बेंस की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, वही सारा सेम वही प्रोसीजर, मतलब शुरू से लेके एंड तक अगर कुछ फॉर्मूलाज को या कोई ब्लॉक डायग्राम के कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लेंगे ना तो ये सारी चीज समझ आ जाएगी। अब इसने क्या बताया, उसको ना इस सिचुएशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया करें। अब हम लोगों ने पहले तो सिर्फ जस्ट सिंपल एक स्टेप इनपुट की बात की थी, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर स्टेप इनपुट तो है लेकिन जो हमारी जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो टाक की वजह से आ रही है, टाक का केस है, उसमें भी जब हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज किया सिर्फ तो हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर 0 नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल दोनों को कॉम्बिनेशन यूज किया तो हमारे पास अल्टीमेटली इस केस में क्या हो गया, सो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो गया 0 हो गया। इसने क्या कहा, कंक्लूजन क्या हुआ, स्टेडी स्टेट एरर द स्टेप डिस्टर्बेंस टाक कैन बी एलिमिनेटेड इफ द कंट्रोलर इज ऑफ द प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल टाइप। मतलब अगर हम लोग प्रोपोर्शनल के साथ इंटीग्रल इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें तो हम लोग स्टेप डिस्टर्बेंस टाक में जो स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। एक तो ये थियोरेटिकल बात हो गई और साथ में इसकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी हो गई। अच्छा, डेरिवेटिव का इतना कोई नहीं है, डेरिवेटिव कभी भी याद रखना कि डेरिवेटिव कंट्रोल जो है डेरिवेटिव कंट्रोलर है उसको कभी भी हम लोग अलोन यूज नहीं करते हैं। इसको हम लोग एक तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है ना, इसको हमेशा क्या तो प्रोपोर्शनल के साथ यूज करेंगे या फिर इंटीग्रल कंट्रोलर के साथ यूज करेंगे। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब है, एक इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेशन टाइप, अगर डेरिवेटिव का बात करें तो ये क्या होता है, एक रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव कंट्रोलर को यूज करेंगे प्रोपोर्शनल के साथ तो ये हमें एक अच्छा एडवांटेज देगा। इसकी कोई ऐसी मैथमेटिकली इसका फंक्शन ये है कि के पी है, अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन देना है तो 1/j स्क्वायर, एक सेकंड इसको देखते हैं आगे, ये देखें ये। अब ये देखें अगर इस सिस्टम को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, के पी, एक तो ये के पी आया और दूसरा है टी डी एस, ठीक है। टी डी का क्या मतलब है, टी डी का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव का टाइम और इस साथ में जो एस का फंक्शन, इंटीग्रल जाए तो 1/s है, अगर ऑब्वियसली डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वो जस्ट एक एस फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव को तो ये क्या होगा 1 के पी 1 प्लस टी डी मल्टीप्लाई बाय एस, ये प्रोपोर्शनल के लिए शो कर रहा है और ये वाला साथ में जो कांस्टेंट है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव के लिए टी डी मल्टीप्लाई बाय एस। अच्छा यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज कि इसने एक हेडिंग यूज की है विद इनर्शिया लोड, ठीक है, सिर्फ इसमें इनर्शिया लोड है, इस बात का क्या मतलब है, ये हमें 1/JS याद होगा आप लोगों को कि क्या पढ़ा था जब रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की बात की थी तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि J क्या होता है, व्हाट इज J क्लास,
जी क्लास, व्हाट इज जे? मैम विस्कस डैम्पर। विस्कस डैम्पर, तो विस्कस डैम्पर था, श्योर है? यस मैम। यस मैम। तो मतलब ये कि विस्कस डैम्पर तो हमारे पास डी क्या था? ज्यादा चिचोला हो गया। जे जो है हमारे पास बेसिकली दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ये मुझे लग रहा है पीछे से सारा कुछ जो करी जा रहे हैं ना भूल ही जा रहे हैं। अब मुझे ना स्लाइड सारी पीछे से बैक करनी पड़नी है फंक्शन बताने के लिए कि इसने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है जे स्क्वायर को कि ये इनर्शियल लोड है। अब जरा ये देखो, इसको ना एक बार मुझे कंफर्म करके बता देना तुम लोग कि ये वाकई इनर्शियल लोड है या फिर क्या है। ये देखो, ये जे बी ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। जे इसमें सिर्फ जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पास जे का फंक्शन है। और जे हमारे पास क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट्स वाई वहां पे इसने कहा है, क्योंकि यहाँ पे बी का फंक्शन भी था, तो इसको हम इनर्शियल लोड नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इनर्शियल लोड, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फंक्शन यूज हो रहा है? 1/j²। इसको एक दफा ना देख लेना। अच्छा, अब इसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी है और साथ में डेरिवेटिव भी है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव। अच्छा, जब इन दोनों को इकट्ठा यूज किया और उसका C(f) डिवाइडेड बाय R(f) निकाल लिया और सारा कुछ किया, तो अल्टीमेटली इसमें हमें क्या बता रहा है कि इसमें भी हमारे पास हम लोग स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेते हैं इन द केस ऑफ अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को डेरिवेटिव कंट्रोलर के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करें। मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अकेला कभी भी स्टेडी स्टेट एरर जीरो नहीं देता, उसको कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा, चाहे इंटीग्रल के साथ यूज कर लो, चाहे डेरिवेटिव। अब एक चीज और भी नोटिस कर रहे हैं आप कि जब हम इसको डेरिवेटिव के साथ यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये अपना यहाँ पे एक पीक पॉइंट भी दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो ऊपर पीक आ रही है, जब फाइनल वैल्यू से ऊपर पीक आती है, इसको क्या कहते हैं? MP, ओवरशूट। ठीक है, लेकिन ये ओवरशूट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर ये क्या हो गया? इसका स्टेडी स्टेट एरर अपनी उस वैल्यू को उसने अचीव कर लिया, तो उसका स्टेडी स्टेट एरर क्या हुआ है? जीरो के इक्वल आ गया। मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली इसने जीरो ही हो जाना है व्हेन वी यूज द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इन कॉम्बिनेशन विद द डेरिवेटिव कंट्रोलर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, classification of control systems. Control systems may be classified according to their ability to follow step inputs, ramp input, parabolic input and so on. ये भी बता चुकी हूँ सारा के टेस्ट इनपुट की डिफरेंट टाइप है, और उसकी बेस पे हम लोग जो डिफरेंट टाइप है हम अपने सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन याद रखो कि अभी जब भी मैंने कहीं आगे इसको डिस्कस करना है तो ये फंक्शन याद होना चाहिए, कंसिडर द यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, और उसका जो ओपन लूप या फीड फॉरवर्ड फंक्शन है वो ये है, G(f) is equal to K TS plus 1 TB S plus 1 और so on divided by Sn। अच्छा, अब इसने बताया कि ये जो डिनोमिनेटर में ये जो फंक्शन है f की पावर n, ये जो टर्म है इन द डिनोमिनेटर, ये हमें क्या शो करती है? इसमें जो n है ये हमें बताता है कि कितने पोल एट ओरिजिन है। अच्छा, इसमें s की पावर n मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को कि इसमें जो डिनोमिनेटर फैक्टर है उसमें s की पावर n आ रहा है, तो ये जो n है ये बेसिकली शो कर रहा है कि कितने पोल्स जो हैं वो आपके पास ओरिजिन पे हैं। अच्छा, और वो सिस्टम क्या होगा इस n की बेस पे कि इस n की वैल्यू अगर जीरो है तो वो सिस्टम, उसको हम लोग कहेंगे टाइप जीरो सिस्टम। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे टाइप 1 सिस्टम। अगर n की वैल्यू 2 है तो दिस इज कॉल्ड एज टाइप 2 सिस्टम। ठीक है,
n क्या शो कर रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर फैक्टर में कि आपके सिस्टम में कितने पोल्स अवेलेबल हैं एट ओरिजिन, और अगर हम लोग n की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज टाइप 0. इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 द सिस्टम इज कॉल्ड टाइप 1 सिस्टम, and if n is equal to 2 then the system is called as type 2 system. अच्छा, ये थोड़ी सी इनकी है क्या बता रहे हैं जी कि जैसे जैसे हम लोग सिस्टम की टाइप को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे सिस्टम की टाइप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एक्यूरेसी तो इंक्रीज होगी, हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी. तो हमें किस में कॉम्प्रोमाइज करना है? बिटवीन द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी इज नेसेसरी. इसने क्या बताया यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम की टाइप 0 है या टाइप 1 है, तो जैसे जैसे हम सिस्टम की टाइप इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं तो हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी तो अच्छी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन साथ में ही क्या होना शुरू हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है. तो बेसिकली हम इन दोनों के बिटवीन कॉम्प्रोमाइज करना है, एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी. मतलब किसी सिस्टम में हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए, किसी सिस्टम में हमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, मतलब इन दोनों में हमारे पास क्या है, कॉम्प्रोमाइज करके इसको यूज कर सकते हैं, सिस्टम की टाइप को इंक्रीज कर सकते हैं. अब जल्दी से इसका एनालिसिस करते हैं. वैसे मुझे लगता है कि थर्ड सेशन में करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ये रहता है. अच्छा, ये बार बार वो चीजें हैं कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको याद रख लें कि इसका सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस. क्योंकि आगे मैं अगर ये फंक्शन यूज करूंगी तो आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछना कि ये कहाँ से आ रहा है. सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इस अगर सिस्टम का देखें सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस किसके इक्वल है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई क्या होता है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस. एच ऑफ एस जो है वो हमारे पास यूनिटी फीडबैक है, तो जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस. इस ब्लॉक डायग्राम को माइंड में रखना है और इस ट्रांसफर फंक्शन को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग. अच्छा, अगर उसका हम लोगों ने एरर विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, ये मैंने बहुत दफा बता दिया है. अब कैसे निकलता है एरर, क्या होता है, सी आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस. जब इसको कंप्लीट सॉल्व किया था ई ऑफ एस को विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस. जिन लोगों ने अभी लेक्चर ज्वाइन किया है उन लोगों को पीछे से सारा लेक्चर देखेंगे तो समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ. ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये दो फंक्शन याद रख लेने, एक ये वाला और ये पीछे से जो क्लोज लूप फाइनल वाला. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रख लेना है कि जी ई एस एस का क्या फॉर्मूला, स्टेडी स्टेट एरर के लिए लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ एस. अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे मतलब उस डोमेन में, एस डोमेन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. अगर हम लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करने के लिए टाइम डोमेन यूज करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ई टी. अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़ने हैं एरर्स, ठीक है. एक हमारे पास है पोजीशन कांस्टेंट एरर, स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट केपी. अच्छा, यहाँ पे कंट्रोलर वाला केपी को देन मेरे यहाँ हम लोग बेसिकली एरर कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं. एक हमारे पास पोजीशन एरर कांस्टेंट है, दूसरा हमारे पास वेलोसिटी का एरर कांस्टेंट है, और थर्ड हमारे पास एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट है. अब हमें ये बताया कि अगर हम लोग पोजीशन का डेरिवेटिव लेंगे, उसको चेंज करेंगे तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन है. इन तीनों का रिलेशनशिप आप लोगों को पता होना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज कि अब मैं ये क्या बात करने वाली हूँ इसको देखते हैं. इसको थोड़ा सा ना मैं नीचे तक चले जाए यहाँ पे. अच्छा, अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाली वो हमारे पास क्या थी, एरर की. ई ऑफ एस जो पहले ब्लॉक डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस. ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस जी ऑफ एस. अगर यहाँ पर हम लोग आर ऑफ एस की वैल्यू को स्टेप इनपुट लें, ठीक है, 1/s आ गया. अच्छा, अब हम लोग अगर इसको यहाँ पे इस s को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, अच्छा
और इसका स्टेडी स्टेट एरर पहले निकाल लेते हैं। ई ऑफ एस एस क्या आ जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस जी ऑफ एस 1/s। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूले वाला एस है और एक ये वाला एस है, ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ई एस एस क्या आ जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। ठीक है, अब इसमें यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा एस की वैल्यू पुट करने का, जो ये हमारे पास जो बेसिकली होता है स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट के पी, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, के पी होता है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोगों ने अभी ई एस एस निकाला था उसकी वैल्यू क्या निकाली थी, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस जी ऑफ एस। और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा इसको वो करें, क्योंकि इसमें तो एस की वैल्यू पुट नहीं करनी, यहाँ पे हम लोगों ने पुट करनी है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। तो वी कैन से इस जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू के इंस्टेड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। ठीक है, स्टेडी स्टेट अगर हम लोग पोजीशन एरर कांस्टेंट देख रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के पी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस। और अगर हम लोग सेम यही चीज इस फॉर्मूला में इंटरप्रेट करें जो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, अच्छा यहाँ से जी ऑफ 0 क्या आ रहा है इससे कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ ना वो देख लेना, ये देखो इसके बाद ये वाली इक्वेशन है, 1 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है लिमिट एस अप्रोचेस टू पुट करने का, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे। जब यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, के पी, ये किसके इक्वल है, के पी के इक्वल है। तो अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट एरर क्या आ गया, ई एस एस आ गया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। अच्छा, अब पता चलेगा कि जी हम क्या बात कर रहे थे कि टाइप 0 का सिस्टम क्या है, या टाइप 1 क्या है, या टाइप 2 क्या है। अब ये देखो के पी, अगर हमारे पास जो सिस्टम है ना उसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, के पी की क्या वैल्यू है, के पी है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। अब हमारे पास जी ऑफ एस, मैंने कहा था कि इस स्लाइड की वैल्यू, जी ऑफ एस की वैल्यू अपने याद रखनी है, वो एक लंबी चौड़ी सी वैल्यू थी सिस्टम की, वो हमारे पास यहाँ पे लिख दी, वो हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू, ये आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड से देख लेनी, ये वैल्यू गिवन है जी ऑफ एस की, ये कहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, ये जी ऑफ एस की वैल्यू है। ठीक है, मतलब जो के पी वाला फॉर्मूला है, के पी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, उसमें हम लोगों ने जी ऑफ एस की वैल्यू को पुट कर दिया। अब जरा देखते हैं कि सपोज करें अगर हमारे पास टाइप, ये आप लोगों ने कहना कि यहाँ पे तो एस ऑफ एन था डिनोमिनेटर में, वो कहाँ चला गया, ये इसको थोड़ा मैं ऊपर ड्रैग करूँ, ये देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, s की पावर n। अब n हमारे पास क्या है, जब n की पावर n की वैल्यू 0 है ना, तो सिस्टम हमारे पास क्या है, टाइप 0 सिस्टम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम s की पावर 0 पुट करेंगे तो जब भी किसी की पावर में हम लोग किसी भी फैक्टर में वो 0 पुट कर देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1। इसलिए यहाँ पे इसने 1 s की पावर n नहीं लिखा, क्योंकि इसका आंसर टाइप 0 सिस्टम के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये 1 आ गया, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग s की वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे 0, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 1 1 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो के पी है वो हमारे पास टाइप 0 सिस्टम के लिए उसकी वैल्यू क्या आ गई, के आ गई। अच्छा, जरा दोबारा से गौर करें, टाइप 1 सिस्टम के लिए s की पावर n, अब टाइप 1 के लिए